सुमित्रा टाक, कक्षा 7, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का भाग 1 पढ़ेंगे। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में भारत का मानचित्र बनाया, जो स्पष्ट नहीं था और वो इस तरह से दिखता था। 1720 में गियूलॉम द लिस्ले ने एक मानचित्र बनाया जिसमें भारत का मानचित्र स्पष्ट था और वो इस तरह से दिखता था। उपरोक्त जो नक्शा यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा में इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे, जो अभी बताया था इस तरह का। तो वो इस तरह से समुद्री यात्रा में इसका इस्तेमाल करते थे। नई और पुरानी शब्दावली। समय समय के साथ ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने सबसे पहले किया था, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका था। यानी कि हिंदुस्तान पंजाब और हरियाणा और यमुना के बीच का जो इलाका था, उसी को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। राजनीतिक अर्थ में दिल्ली के सुल्तान अधिकार के क्षेत्र में आते थे। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं था। दक्षिण भारत को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाता था। बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग इस उप महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। पहले हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ते थे, जो हम आज जोड़ देते हैं। इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अर्थ कुछ अलग थे और वो अपने अनुसार कुछ अलग जोड़ देते हैं। इसीलिए इतिहासकार को सावधानी रखनी चाहिए। इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के अर्थ अलग थे, लेकिन इतिहासकारों ने उन एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलाव के समय उसका अर्थ अलग ही लिख देते हैं। उदाहरण के लिए, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो, वो विदेशी कहलाता था। इसीलिए नगरवासी के वनवासी विदेशी होता था। नगरवासियों के लिए वनवासी क्या होता था? विदेशी होता था, क्योंकि वो उनके संस्कृति का नहीं थे। दो किसान अलग अलग धर्म के एक ही गांव में रहने वाले एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। 700 से 1750 ईस्वी के बीच के स्रोत। इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से चली आ रही है। इतिहासकार सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर है। इस समय के दौरान कागज सस्ता हो गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन में इसका उपयोग होने लगा। किसका? कागज का, क्योंकि वो सस्ते हो गए थे और पहले कागज भी नहीं थे और कागज निर्माण होने लगा और जिसमें और वो सस्ता हो गया था। उन दिनों में छापे खाने तो थे नहीं। लिपि किया या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों
की प्रतिकृति बनाते थे। हाथ से बनाते समय एक दूसरी पांडुलिपि में फेरबदल हो जाते थे। एक जो लिखा हुआ था वो दूसरे में लिखना पड़ता था और वो हाथ से लिखना होता था, क्योंकि उस समय छापे खाने नहीं थे। एक लघु चित्र ये जो दिख रहा है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह वो अपने हाथ से लिख रहा है, जिसको पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौतियां रखता है, क्योंकि इस काल में भारी परिवर्तन हुए थे। इस काल में प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई और कताई, चरखी, इस तरह का खान पान भी नया खान पान भी उस समय आ गया, जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी। और परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल रहा। इस युग में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो एक साथ में यात्रा करते थे। मैं सुमित्रा टाक, कक्षा 7, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। शासक वर्ग का दावा। आमतौर पर योद्धाओं उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि उसमें सेनापति और सैनिक भी आते थे, जिसको राजपूत कहा जाता था, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। चारण और कवि राजपूतों के स्वामी भक्त का गुणगान करते थे, उनकी पराक्रम, वीरता वगैरह सभी का गुणगान राजपूत और चारण और कवि किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों को लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया था। 700 से 1750 तक इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। ये 1000 साल के बीच का काल है जिसमें जंगलों की कटाई हुई थी और खेती का इलाका भी बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वनवासी जंगलों में रहकर जंगलों में जो भी वस्तुएं होती है उनको उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। इसलिए अगर वन कट गए तो वनवासी भी अपना स्थान छोड़कर अन्य जगह पर चले गए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, यानी कि वहाँ के वातावरण के अनुसार वनवासी भी ढलने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, क्योंकि कर हमेशा राजपूत या फिर जो भी शासक वर्ग होते थे वो लिया करते थे जनता से। इसीलिए अगर
वनवासी भी कृषक बन गए तो उनको भी कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। जंगलों की कटाई करके खेतों की बढ़ोतरी हो गई और इस तरह से जंगल की काटने की जो बढ़ोतरी हो रही थी और समतल मैदान हो गए थे और समतल मैदान में खेती की जाने लगी और इस तरह से वनों की कमी होने लगी थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे, यानी कि जिसको जो काम मिलता था वो काम करने लग गए थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। यानी जिसके पास जितनी सत्ता और प्रभाव होता था उसी के अनुसार उसका समाज में प्रभाव बढ़ने लगा और जाति के तौर पर उसको बंटवारा होने लगा था, चाहे ऊंचा और नीचा उनका दर्जा भी दिया जाने लगा था। मवेशियों को चराते हुए चरवाहे, ये सारे उस समय जो लोग ये पशुओं को पालने लगे थे, जो मवेशियों को पालते थे, इस तरह से वीरान जगहों पर ये जंगलों में उन पशुओं को चराते थे। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। किसका शासन? ये गयासुद्दीन बलबन का शासन, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर गए थे। किसकी सेना? ये गयासुद्दीन बलबन की सेना के आगे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लग रहे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। अब इसमें चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन की ये प्रशस्ति के उदाहरण के तौर पर ये अपने भारत का नक्शा है, जिसमें ये सिबिस्तान, सुरसुती और कड़ा, गुजरात ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के नाम इसमें दे रखे हैं। जहाँ जिस शासक का क्षेत्र था उस क्षेत्र को दर्शाया गया है। पुराने और नए धर्म, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। देवीय तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संकट से संबंधित होती थी।
जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में परिवर्तन भी आता गया। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संकट में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया, यानी कितना स्थिर समाज रहा और कितने उसमें बदलाव आए। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान ही हो जाता है। इस तरह से ये इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है, जिसको आधुनिक काल और भी कहा जाता है, मध्यकाल और अतीत, और बहुत सारे ऐसे इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसका भी ये समावेश किया गया।